नमस्कार। हम अपनी कक्षाओं में आचार्य आपदेव प्रणीत मीमांसा न्याय प्रकाश ग्रंथ के विधि प्रभेद की चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने विगत कक्षाओं में उत्पत्ति विधि के अनंतर विनियोग विधि की चर्चा की थी और विनियोग विधि के सहकारीभूत प्रमाणों का प्रसंग अभी चल रहा है। इस क्रम में हमने विनियोग विधि के 6 सहकारीभूत जो प्रमाण हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, इन 6 में से प्रथम 3 का विवेचन पिछली कक्षाओं में किया जा चुका है। तो क्रम प्राप्त आज हम तुरीय प्रमाण, चतुर्थ जो प्रमाण है, प्रकरण प्रमाण, हम इसकी चर्चा आज की कक्षा में करेंगे। ग्रंथकार ने प्रकरण प्रमाण का लक्षण करते हुए कहा है, उभयाकांक्षा प्रकरणम। उभयाकांक्षा, उभय की आकांक्षा, दोनों की आकांक्षा को प्रकरण नामक प्रमाण से अभिहित किया गया है, प्रकरण कहा जाता है। दोनों की आकांक्षा, दोनों की, किन दोनों की आकांक्षा? तो प्रसंगतः जिन दोनों का उल्लेख किया जा रहा है, यतो ही यह प्रमाण सहकारीभूत है विनियोग विधि के प्रति। तो विनियोग विधि में जिन 2 की चर्चा की गई है, उन दोनों की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहा जाता है। और हम जानते हैं विनियोग विधि को, विनियोग विधि अंग प्रधान संबंध बोध को विधि, विनियोग विधि। तो वहाँ 2 जो उसके व्याख्ये हैं, 2 जिन पे निरूप्य हैं उनके विनियोग विधि के, वह प्रथम है अंग, दूसरा है प्रधान। अंग और प्रधान का संबंध ही विनियोग विधि बताती है। तो यहाँ प्रसंगतः जब उभयाकांक्षा कहा जाता है तो इसका अर्थ है उन्हीं दोनों का, अंग और प्रधान का, अंग और प्रधान की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहा जाता है। उभयोः अंग प्रधानयोः, अंग प्रधानयोः आकांक्षा, अंग प्रधानयोः परस्परम या आकांक्षा वर्तते, सायव आकांक्षा प्रकरणम ही नाम तुरीयम प्रमाणम इति। अंग और प्रधान की, उभय की आकांक्षा को, और आकांक्षा किसे कहते हैं आप सभी को पता है, अंग उपसर्ग पूर्वक कांक्षी धातु है, अच प्रत्यय पुनः टाप स्त्रीत्व में विवक्षित होकर आकांक्षा शब्द का अर्थ इच्छा से या अभिलाषा से, अपेक्षा से लिया जा सकता है। तो अंग को जो प्रधान की अपेक्षा होगी और प्रधान को अंग की अपेक्षा होगी, एक दूसरे की अपेक्षा होगी, तभी तो अंग की अपेक्षा कोई प्रधान होगा, प्रधान की अपेक्षा कोई अंग होगा। तो इन दोनों की परस्पर आकांक्षा जो है यह स्पष्ट होती है प्रकरण रूपी प्रमाण से। अब हम आगे देखेंगे किस प्रकार की आकांक्षा होती है। वस्तुतः जब हम अंग का पठन करते हैं, जैसे हमने देखा था दधनाजुहोति, तो दधनाजुहोति वहां तो तृतीया था तो अंगत्व स्पष्ट था। जहां अंगत्व स्पष्ट ना हो वहां पूछेंगे कि यदि याग हो रहा है तो क्या, किसके लिए? और जहां प्रधान की आकांक्षा, प्रधान को क्या आकांक्षा होगी कि याग अगर हो तो कैसे होगा? तो परस्पर जो आकांक्षा होती है क्रमशः किंग भावाकांक्षा और कथम भावाकांक्षा होती है, साध्याकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा होती है। हम आगे देखेंगे। उभयाकांक्षा प्रकरणम, दोनों की आकांक्षा को, दोनों की अभिलाषा को, दोनों की परस्पर अभिलाषा को, परस्पर इच्छा को, अपेक्षा को प्रकरण नामक प्रमाण कहा जाता है। उदाहरण देखें, यथा प्रयाज आदिषु समिधो यजति इति।
प्रयाज आदि जो अंग हैं, वहाँ जब किम भावाकांक्षा होगी, प्रयाज तो अंग है। आर्थी भावना में जैसे हमने देखा था कि आर्थी भावना का कि इति कर्तव्यता कैसी होगी, तो इति कर्तव्यता में प्रयाज आदि अंगजात इति कर्तव्यतात्वेन अन्वित होते हैं। साध्यत्वेन स्वर्ग का अन्वय होता है, कर्णत्वेन याग का अन्वय होता है। और याग कैसे होगा, तो अंग द्वारा होगा। लेकिन जब अंग को अपेक्षा होगी कि हम कैसे करें, अनुष्ठान कैसे करें क्रिया का, तो वहाँ प्रयाज आदि अंगों में, प्रयाज आदि यागिक अनुष्ठान में समिधो यजति इति कैसे होगा प्रयाज, तो समित से, समित यागेन इष्टम भावेत, आगे उसका अर्थ होगा। तो क्रमशः समझते हैं। किसी ग्रंथांश को, किसी ग्रंथ को यदि ग्रंथांशों में हम विभाजित कर लें तो उपपत्ति सुगम हो जाती है, प्रतिपत्ति सुगम हो जाती है। तो हम खंड करके, अंश करके इस प्रमाण को समझते हैं। तो कहा उभयाकांक्षा प्रकरणम, दोनों की आकांक्षा को, परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहा जाता है। और प्रकरण के माध्यम से अंग और प्रधान का संबंध बोध कराएगी विनियोग विधि। तो उभयाकांक्षा प्रकरणम, दोनों की आकांक्षा को प्रकरण कहा जाता है। कैसे, उदाहरण है यथा प्रयाज आदिषु अंग जातेषु समिधो यजति इति, समिधो यजति, इस प्रकार से एक आकांक्षा का संबंध प्रयाज आदिषु समिधो यजति, प्रयाज आदि में पंच प्रयाज होते हैं, समिधो यजति, ईडो यजति, तदनुपादम यजति, स्वाहाकरम यजति इत्यादि। तो कहा प्रयाज आदि में क्या पढ़ा जाता है, समिधो यजति। कहा अत्र ही इष्ट विशेषस्य अनिर्देशात् समित यागेन भावेत किमिति अस्ति उपकार्याकांक्षा। तो समिधो यजति जब पढ़ा गया तो पूछा जाएगा कि ठीक है याग करेंगे, लेकिन इसका साध्य क्या होगा, क्यों करें याग, समित याग करें, समित यागेन भावेत, समित यागेन इष्टम भावेत, समिधो यजति प्रयाज में पढ़ा गया, प्रयाज वाक्य है समिधो यजति। तो कहा समिधो यजति इत्यादि वाक्य में, ईडो यजति इत्यादि वाक्य में समित का जो है वह हम उसकी आहुति करेंगे, समिधा की आहुति करेंगे, लेकिन क्यों करें, समित याग करें क्यों, इष्ट के लिए होता है याग, यह तो स्पष्ट है। लेकिन कौन सा इष्ट प्राप्त होगा, कौन सा फल प्राप्त होगा, किम साध्यम। तो यहाँ अत्र ही, यहाँ पर इष्ट विशेषस्य अनिर्देशात, यहाँ किसी इष्ट विशेष का, फल विशेष का निर्देश या तो ही नहीं किया गया है। अनिर्देशात, इष्ट विशेषस्य, इष्ट विशेष का अनिर्देशात, निर्देश नहीं होने के कारण से क्या हुआ, तो समित यागेन, समिधो यजति जो कहा गया मतलब समित का याग करें, तो कहा समित याग से, समित याग के माध्यम से, क्योंकि याग तो करण बनता है, हमने पहले पढ़ा है कि विधाने व अनुवादे व याग करण तो मिष्यते। तो याग जो करण बनेगा, समित याग जो करण बनेगा, वह किस विशेष फल के प्रति करण बनेगा, मतलब समित याग से फल विशेष का निर्देश तो हुआ नहीं है, यहाँ फल विशेष के अनिर्देश से अत्र ही इष्ट विशेषस्य अनिर्देशात् समित यागेन भावियेत, समित यागेन भावियेत, यह जो अर्थ निकलेगा समिधो यजति का, तो वहाँ एक आकांक्षा होगी, किम इति अस्ति उपकार्याकांक्षा। उपकार्य कौन होगा, उपकारक, अंग जो है वह उपकारक होता है, किसके प्रति, किसी उपकार्य के प्रति, किसी प्रधान के प्रति। तो जैसे ही हमने पढ़ा कि समिधो यजति,
तो कहा ये तो उपकार करेगा। समित जो है प्रयाज आदि अंग जात हैं, तो अंग जात उपकारी होते हैं, तो उपकारी जो होंगे वो किसी उपकारी के प्रति उपकारी होंगे, तो उपकारियों को, अंग को, उपकारक को उपकार्य की, प्रधान की आकांक्षा रहती है, क्योंकि प्रधान के प्रति ही अन्वित होकर यह फल प्रदान करेगा। तो यहाँ अत्र ही अंगजातेषु, अत्र ही अंगजातो इष्ट विशेषस्य अनिर्देशात् समित्यागेन भावयेत् किम अस्ति, किम अस्ति, किम इति अस्ति उपकार्याकांक्षा, किम भावयेत् इति अस्ति उपकार्याकांक्षा। किस चीज की भावना करें, यह अंग में उपकार्याकांक्षा होती है। अब देखिए दोनों की आकांक्षा का वर्णन किया जा रहा है। अंग को क्या आकांक्षा होगी, अंगी को क्या आकांक्षा होगी, और दोनों एक दूसरे की आकांक्षा के कारण से, साकांक्ष होने के कारण से एक दूसरे के साथ अन्वित होकर किस प्रकार से संबंध निर्धारण, संबंध संपादन करेंगे, एक दूसरे की आकांक्षा का शमन करेंगे, और परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा का शमन करने के कारण इन दोनों का संबंध स्थापित होगा, और यही संबंध प्रकरण प्रमाण से विनियोग विधि स्थापित करती है। तो यहाँ हम देखें उभयाकांक्षा प्रकरणम यथा प्रयाजादिषु समिधो यजति इति अत्र ही इष्ट विशेषस्य अनिर्देशात् समित्यागेन भावयेत् किम इति अस्ति उपकार्याकांक्षा। यहाँ पर उपकार्याकांक्षा है। और अब प्रधान वाक्य को देखते हैं। दर्श पूर्ण मास वाक्य अपि, चूंकि हम जानते हैं दर्श पूर्ण मास आदि का अंग क्या है, प्रयाज आदि, तो कहा जो प्रधान है दर्श पूर्ण मास, उसका दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, यह जो प्रधान वाक्य है यहाँ पर, तो यही कहा दर्श पूर्ण मास वाक्य अपि, दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य में भी दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत, यह तो अर्थ निकल रहा है। दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, यह जब कहा था तो इसका मतलब था कि जो ऋत्विक है वह दर्श पूर्ण मास याग के द्वारा स्वर्ग की भावना करे। सऋत्विक दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत, स्वर्गम इति इष्टफलम भावयेत, यहाँ इष्टफल का स्पष्ट निर्देश है, लेकिन यहाँ पे क्या निर्दिष्ट नहीं है कि वह दर्श पूर्ण मास याग कैसे करें। तो कहा कथम इति अस्ति उपकार का आकांक्षा, यहाँ पर कथंकार है, कैसे, कथम इति, कैसे यह स्वर्ग की भावना वाला कार्य करें। स्वर्ग तो फल भावित हो रहा है, लेकिन यह याग करें कैसे, दर्श पूर्णमास याग करें कैसे। कथम भावियेत, वहां था किम भावियेत, जहां समित यागेन भावियेत हो रहा था समिधो यजति में, प्रयाज वाक्य में, वहां किम भावियेत, किम इति आकांक्षा थी, किम इति उपकार्याकांक्षा, और यहां प्रधान वाक्य में कथम इति उपकार का आकांक्षा, कथम भावित, तो दोनों को एक दूसरे की आकांक्षा है। जो अंग वाक्य है उसे प्रधान की आकांक्षा है, प्रधान की आकांक्षा है का अर्थ है कि क्या भावित हो, किम भावाकांक्षा, वह उसके पास शेष रहती है, और जो प्रधान वाक्य है उसमें कथम भावाकांक्षा शेष रहती है। यही कहा दर्श पूर्ण मास वाक्य अपि दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत, कथम, कथम स्वर्गम भावयेत इति अस्ति उपकार का कांक्षा। अतः उभयाकांक्षया, दोनों की आकांक्षा होने के कारण, आकांक्षा होने के कारण एक वाक्यता करते हैं। ये आप सब जानते हैं कि वाक्य में आकांक्षा, आसक्ति और सन्निधि, आकांक्षा, समीप, आसक्ति और सन्निधि, यह तीन उसके गुण होते हैं। तो आकांक्षा वाक्यता, एक वाक्यता में दोनों वाक्यों की अथवा भिन्न भिन्न जितने वाक्य हैं उनकी परस्पराकांक्षा आवश्यक है, सन्निधि भी आवश्यक है, आसक्ति भी आवश्यक है, योग्यता। तो अतः
उभयाकांक्षया, दोनों की आकांक्षा होने के कारण, अंग और प्रधान दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होने के कारण, एक दूसरे की इच्छा अभिलाषा होने के कारण से प्रयाज आदि नाम अंगानाम, प्रयाज आदि जो अंग हैं उनका दर्श पूर्णमास अंगत्वम सिद्ध्यति, वो दर्श पूर्णमास के प्रति अंग हैं, वह दर्श पूर्णमास रूपी प्रधान के प्रति गौण है, अंग है और प्रधान है। इस प्रकार का अंगांगी भाव संबंध दोनों की परस्पर आकांक्षा के कारण सिद्ध होता है। स्पष्ट है। प्रथमतया कहा, प्रकरण कहते किसको हैं? तो प्रकरण दोनों की आकांक्षा को कहते। प्रकरण एक प्रमाण को कहते हैं। यह प्रमाण क्या करता है? यह प्रमाण विनियोग विधि की सहायता करता है। विनियोग विधि की किस कार्य में सहायता करता है? तो अंग और प्रधान के संबंध बोध कराने में विनियोग विधि की सहायता करता है। अंग और प्रधान का संबंध बोध कैसे होगा प्रकरण के द्वारा? तो कहा अंग जो होता है वहां पे किम भावेत, यह उपकार्याकांक्षा होती। किसका उपकार करना है? हम उपकार तो करने जा रहे हैं, हम अंग हैं, उपकारक होता है अंग, तो हम उपकार करने जा रहे हैं, लेकिन किसका उपकार करें? तो यह आकांक्षा रहती है अंग को। और जो उपकारक होता है, अंगी जो होता है, प्रधान जो होता है, उसके पास फल तो स्पष्ट निर्देश है कि हमको क्या करना है। किम भावियत, यह उसके पास पता है, लेकिन कथम भावियत, वह काम करें कैसे? स्वर्ग की भावना करनी है दर्श पूर्णमास याग के द्वारा, ठीक है, यह तो वहां निर्दिष्ट है, लेकिन इस दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान कैसे होगा? कौन कौन से द्रव्य, कौन कौन से मंत्र इत्यादि, कौन कौन सी इष्टियां, कौन कौन से क्रतु उसमें किए जाएंगे, इसका निर्देश वहां नहीं है। तो उसे इसकी उपकार का आकांक्षा की वहां पे प्रसक्ति होगी। तो प्रधान को उपकार का आकांक्षा होती है और अंग को उपकार्याकांक्षा होती है। दोनों की परस्पर आकांक्षा के कारण दोनों का संबंध स्थापित होता है और यह संबंध प्रकरण प्रमाण से सिद्ध होता है। स्पष्ट है। लेकिन यहाँ कुछ पूर्व पक्ष आएंगे। ग्रंथकार ने इसका निर्देश किया है। पूर्व पक्ष में आपत्तियां जो हैं उनका मैं संक्षेप में अनुवाद कर देता हूं। प्रथम आपत्ति वो कहते हैं, पूर्व पक्ष से यह आपत्ति आ सकती है कि उपकार्याकांक्षा जो प्रयाज आदि के लिए कहा गया यह उचित नहीं। किम भावेत, यह आकांक्षा प्रयाज आदि वाक्यों को होती ही नहीं। क्यों? तो इसमें दो न्याय लगाते हैं। प्रथम न्याय है विश्वजिन न्याय। विश्वजिन न्याय मतलब, विश्वजिन न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक कर्म का जिसका फल विहित ना हो, स्पष्टतया जिसके फल का विधान ना हो, ऐसे हर इष्टि का, हर कार्य का, हर क्रतु का, हर कर्म का, हर यज्ञ का एक फल तो होगा ही जो प्रधान और प्रमुख साध्य है सबका। वह क्या? तो स्वर्ग रूपी फल। तो कहा जिस भी कर्म का फल निर्देश स्पष्ट न किया गया वहां विश्वजिन न्याय से स्वर्ग रूपी फल मान लीजिए। विश्वजिन न्याय क्या है कि हमने अगर पूरे विश्व को जीत लिया, हम अगर विश्व के विजेता हैं, तो काशी भी हमारे अधीन आएगी, पाटलिपुत्र भी हमारे अधीन आ जाएगा, तो हम तो विश्व के विजेता हैं। तो इसी प्रकार से स्वर्ग से ऊपर क्या फल हो सकता है? यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वपदास्पदम। तो कहा इससे ऊपर कुछ होगा नहीं। तो विश्वजिन न्याय से प्रयाज में जब समिधो यजति कहते हैं समिति आगे न भाविये, तो किम भावाकांक्षा में स्वर्ग रूपी फल अन्वित हो जाएगा, तो हमको प्रधान की अपेक्षा ही नहीं रहेगी, हमारा निरपेक्ष हो जाएगा। और दूसरा कहते हैं एक रात्रि सत्र न्याय है। रात्रि सत्र न्याय का तात्पर्य इतना सा है कि जिसका स्पष्टतया फल निर्देश विधि नहीं कर पा रही, वहां पे अर्थवाद से
फल का जो है वो ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या अर्थवाद से? तो क्या अर्थवाद में प्राशस्त्य होता है ना, तो क्यों करें? या क्योंकि आपकी प्रशस्ति होगी कि भाई ये तो बड़ा याज्ञिक है, तो यह प्रयाज आदि याग करता है, तो आपकी यही प्रशंसा होगी हर जगह, तो इसी प्रशंसा का यही प्राशस्त्य जो है वह आपके कर्म का फल हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक फल मान लीजिए। लेकिन सिद्धांती जो हैं, ग्रंथकार जो हैं, वह भिन्न भिन्न उपपत्तियों से इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि यह जो कर्म होते हैं ना, गौण कर्म, प्रयाज आदि, इनका पारार्थ होता है। कर्म का, संस्कार का, अंग का, ये सब पारार्थ्य इनका होता है। ये परार्थ में निर्दिष्ट होते हैं, ये स्वतः निर्दिष्ट अपने लिए नहीं प्रवृत्त होते। द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुति ही परार्थत्वाद फलश्रुतिरर्थवादः। यह जैमिनी का सूत्र है, मीमांसा सूत्र है कि द्रव्य, संस्कार और कर्म, कर्म का अर्थ यहाँ गौण कर्म है। तो द्रव्य दूसरे के लिए होता है, द्रव्य प्रधान के लिए होता है, किसी क्रिया के लिए होता है, संस्कार किसी क्रिया के लिए होती है, और कर्म जो है वह भी गौण कर्म किसी प्रधान कर्म के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। तो प्रयाज प्रयाज के लिए नहीं हो सकता। प्रयाज अपने प्रधान रूप दर्श पूर्णमास का ही अंग बनेगा, वो स्वयं के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। यह सिद्धांत है। इसीलिए इससे संबंधित जो आप प्राशस्त्य आदि बोल रहे हैं वह वस्तुतः अर्थवाद है, वह वस्तुतः प्रशस्ति। अर्थवाद भी तभी अर्थवाद वाक्यों में हम आगे पढ़ेंगे कि अर्थवाद वाक्यों का साफल्य तभी होता है जब वह किसी क्रिया के प्रति, विहित क्रिया के प्रति प्रवृत्त कराएं या निषिद्ध क्रिया से निवृत्त कराएं, प्रशस्ति और निंदा बताकर। अतः यह जो है वह विश्वजिन न्याय अथवा रात्रि सत्र न्याय यहाँ पर आरोपित नहीं होगा। ऐसा कहकर हम आगे प्रकरण के कार्य पर जाते हैं कि प्रकरण करता क्या है। प्रकरण उभयाकांक्षा को प्रकरण कहा जाता है। उभयाकांक्षा किम भावाकांक्षा, कथम भावाकांक्षा, उपकार्याकांक्षा, उपकार का कांक्षा, परस्पर आकांक्षा को अंग और प्रधान के प्रकरण रूपी प्रमाण कहा जाता है और इससे संबंध बोध होता है, संबंध की सिद्धि होती है। अब कहा प्रकरण प्रमाण विशेषतया क्या करता है। हमने पहले आपको बताया था कि प्रयाज आदि को जो है वह स्वार्थ में फलप्रद नहीं माना जा सकता। द्रव्य हो, संस्कार हो या गौण कर्म हो, यह प्रधान कर्म के प्रति अन्वित होते हैं, स्वतः अन्वित नहीं होते। इसी में आगे आचार्य कहते हैं तत् इदम प्रकरणम, इदम ही प्रकरणम नाम तुरीयम प्रमाणम क्रियाया एव विनियोजकम, क्रिया का ही विनियोजक होता है। प्रकरण रूपी जो प्रमाण है वह क्रिया का साक्षात विनियोजक होता है। विनियोग किसका करेगा? तो क्रिया का विनियोग करेगा। इसी के माध्यम से विनियोग होता है, संबंध बोध होता है। तो संबंध बोध किसका? तो कहा क्रिया का, क्रिया का संबंध बोध होता है। बहुत ध्यान रखें कि तीन चीजें संबद्ध हो सकती हैं। क्रिया संबद्ध हो सकता है, द्रव्य संबद्ध हो सकता है, गुण संबद्ध हो सकता है। गुण गुणी से संबद्ध हो सकता है, द्रव्य जो है वो विशेष इत्यादि जो क्रिया है उससे भी संबद्ध हो सकता है। जैसे दधि द्रव्य संबद्ध हो गया था अग्निहोत्र के लिए, दधि द्रव्य होकर अग्निहोत्र क्रिया से संबद्ध हुआ था। यह किससे हुआ था? तदनाजु होती तृतीया श्रुति से। लेकिन प्रकरण अगर आएगा तो क्रिया ही क्रिया के प्रति विनियुक्त होगी, क्रिया क्रिया के प्रति विनियुक्त होगी, गौण क्रिया प्रधान क्रिया के प्रति विनियुक्त होगी। यही कहा गया है कि प्रकरणम तत् इदम प्रकरणम क्रियायाः एव विनियोजकम, क्रिया का ही विनियोग कराएगी। किसका विनियोग नहीं कराएगी? न द्रव्य गुणयो हो, द्रव्य और गुण का विनियोग प्रकरण के माध्यम से नहीं किया जाएगा, अपितु क्रिया का विनियोग किया जाएगा। बहुत स्पष्ट रखिए इसको कि प्रकरण प्रमाण विनियोग कराता है, विनियोग विधि की सहायता करता है।
कब? जबकि क्रिया का विनियोग हो रहा हो, अंग की क्रिया का, प्रधान की क्रिया से संबद्ध, अंगभूत क्रिया प्रधान क्रिया से संबंध बताया जा रहा हो, तो दोनों की आकांक्षा को परस्पर अन्वित कराकर प्रकरण प्रमाण इन दोनों के मध्य संबंध बोध कराता है। और क्यों? तो कहा तयोः तु क्रियायोगात विनियोजकम। तयोः तु साक्षात क्यों विनियोग नहीं करता द्रव्य और गुण का? तो कहा द्रव्य और गुण का भी विनियोग होगा, लेकिन क्रिया के माध्यम से। तो क्रिया में जो द्रव्य प्रधान की क्रिया है, प्रधान क्रिया है दर्शपूर्ण मास याग, अंग क्रिया है प्रयाज आदि। अब प्रयाज में जो द्रव्य है समिधा, तो समिधा का दर्शपूर्ण से भी अंगत्व सिद्ध हुआ समिधो यजति कहने से। लेकिन कैसे? तो कहा क्रिया के आक्षेप से, क्रिया से संबद्ध होकर। तो यही कहा कि तयोः तु, तयोः द्रव्य गुणयोः तु क्रिया योगात, क्रिया से योग होकर ही विनियोजक होता है प्रकरण रूपी प्रमाण। तो प्रकरण रूपी प्रमाण साक्षात विनियोग क्रिया का ही करता है, गुण और द्रव्य का साक्षात विनियोग नहीं करता, अपितु क्रिया के योग से गुण और द्रव्य का भी विनियोग हो जाता है। का यह कैसे? कुतः, कैसे होगा? इति चेत, यह कैसे आपने सिद्धांत स्थापित कर लिया कि क्रिया का ही विनियोग होगा, द्रव्य गुण का विनियोग साक्षात नहीं होगा? यह कहाँ से आया? तो कहा उदाहरण से दिखाते हैं। तो शृणु, सुनो, यजेत स्वर्ग कामः, यह वाक्य तो पढ़ा गया। तो कहा यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र आख्यात अंशेन आर्थी भावना अभिधीयते भावयेत इति। का यजेत, यजेत में जैसे हमने कहा था आपको कि यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम आख्यातत्वम लिंगत्वम च और उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावनाएं उच्यते। तो कहा लिंग तो जो है, लिंग तो अंश से शाब्दी भावना कही जाती है, आख्यातत्व अंश से आर्थी भावना कही जाती है। तो यही कहा आख्यातत्व अंश से जो आर्थी भावना कही जाती है, कैसी कही जाती है, कैसा अर्थ निकलता है? तो भावयेत, यजेत का अर्थ भावयेत। किम भावयेत? तो वह जो आर्थी भावना है, पहले हमने आपको बताया था कि आर्थी भावना के भी तीन अंश होते हैं, जिस प्रकार की शाब्दी भावना के तीन अंश होते हैं। क्या अंश होते हैं? तो साध्यम, साधनम इति कर्तव्यता, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, ये तीन अंश होते हैं दोनों भावनाओं के। तो आर्थी भावना के भी तीन अंश हैं। तो इसी में का आख्यात अंश से, यजेत के आख्यात अंश से जब आर्थी भावना उत्पन्न हुई और उसका भावयेत इस प्रकार का अर्थ निकला यजेत से, तो वहां भावयेत यह कहने पे तीन अंश की अपेक्षा होती है, तीन अंश की आकांक्षा होती है। क्या? किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत इति। का तत्र किम भावयेत, किम भाव्येत, साध्य, साध्य को ही हम भाव्य कहते हैं, भावना का साध्य भाव्य। का तत्र भाव्याकांक्षायाम, क्या भाव्य होगा, किसकी भावना करें इस आकांक्षा में? षष्ठादि न्यायेन, षष्ठ अधिकरण में जो पढ़ा गया है, क्या पढ़ा गया है? तो स्वर्ग भावना का क्या साध्य होगा? तो स्वर्ग होगा। तो कहीं वही का षष्ठाद्य अधिकरण न्याय न, षष्ठाद्य न्याय न, षष्ठादि न्याय न, षष्ठ अधिकरण के प्रथम में जो पढ़ा गया षष्ठाद्य, षष्ठाद्य न्याय न स्वर्गो भाव्यतया अन्वेति, स्वर्ग का भाव्य के रूप में, साध्य के रूप में अन्वय हो जाता है। ठीक। अब स्वर्गम भावयेत, किम भावाकांक्षा खत्म हो गई, किम भावयेत यह पता लग गया, किम भावयेत, स्वर्गम भावयेत। करणाकांक्षायाम केन भावयेत इति आकांक्षायाम समान पदोपात्तो यागो भावार्थाधिकरण न्यायन कर्णतया अन्वेति।
कहा यजेत में यज धातु है और प्रत्यय है, और हमने आपको कहा था कि धातु अर्थ का अन्वय जो है वह समीपस्थ श्रुत में होता है, समीपस्थ श्रुत में शक्ति संक्रांत हो जाती है। तो एक पद से यजेत जो पद है इसी में तो प्रत्यय भी है, यज धातु भी है, तो कहा धातु में केन भावेत यह होने पर समान पद श्रुति, समान पद रूपा जो श्रुति है वहां यजेत में यज्ञ के द्वारा भावना करें, यह जो है यह भी सिद्ध हो जाता है। तो किम भावेत स्वर्गम भावेत, वो षष्ठाद्य न्यायन होता है। षष्ठाद्य छठे अध्याय के प्रथम अधिकरण में यह न्याय बताया गया, इससे स्वर्ग जो है वह भाव्य हो जाता है। और कारणाकांक्षा में समान पद से जो उपात्त है, समान पद में जो पठित है, यजेत पद में जो एक साथ त प्रत्यय के साथ मतलब भावना उत्पादक जो अंश है प्रत्यय रूपी, उसके साथ जो आख्यात रूपी दूसरा पद पठित है, तो समान पद श्रुति से यज्ञ जो है वह साधन के रूप में अन्वित हो जाता है। यह भावार्थाधिकरण न्याय में जैमिनी ने स्पष्ट किया है, मीमांसा सूत्रकार ने। तो केन भावेत इति यागेन, तो याग का अन्वय हो जाता है। तो किम भावेत केन भावेत पता लग गया, यागेन स्वर्गम भावेत इति। अब कथम इति भावाकांक्षायाम, कथम भावेत कैसे करें, याग करें स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, तो याग कैसे करें, कथम भावेत, किम भावेत केन भावेत कथम भावेत, साध्यम साधनम इति कर्तव्यता। तो कहा अब इति कर्तव्यता में क्या होगा, तो कहा तत्र कथम इति, कथम भावाकांक्षा जायते, कैसे करें याग या कथम भावाकांक्षा आएगी, वहां पर तस्याम च आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर तत्सन्निध यत्सन्निधो पठित श्रूयमान फलकम च क्रिया जातम तत्एव उपकार्याकांक्षायाम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वयम अनुभवितुम योग्यम क्रियाया एव लोके कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्। तो कहा जब कथम भावाकांक्षा होगी कैसे करें, याग तो करना है ना, तो कहा कैसे करें, तो कहा कैसे करें जब कहा जाता है तो वहां तो समीप श्रुत जो अंग जात है, अंग के माध्यम से, तो अंग की क्रिया ही तो श्रुत होती है कि किसी क्रिया के माध्यम से ही वह याग विधान संपन्न होगा। याग चूंकि क्रिया रूप है, तो किसी अवांतर छोटी अंग रूप गौण क्रिया के माध्यम से ही उसकी संपन्नता होना उचित है। तो वह कोई क्रिया ही जो है उसमें अन्वित हो सकती है, किसमें, उपकार्याकांक्षा में, कि इसका उपकार कैसे होगा, तो उपकारक कोई क्रिया ही हो सकती है। तो कहा इसका एक उदाहरण बड़ा अच्छा देते हैं, कहा कि किसी क्रिया के माध्यम से ही, समित से याग तो करेंगे, समिधा से याग तो होगा, लेकिन वो समिधा का जब तक होम न हो, होम रूपी जो क्रिया है, समित होम रूपी जो क्रिया है, उसी के माध्यम से दर्श पूर्णमास इत्यादि याग की संपन्नता हो पाएगी। खाली समित एक जगह रखा हुआ है तो क्या कार्य संपन्न हो जाएगा? समित को उठाकर उसको मंत्र इत्यादि उच्चारण करते हुए उसका होम करना पड़ता है। तो ये करने वाली जो क्रिया है, अवांतर जो छोटी क्रिया है, अंग रूप जो क्रिया है, तो क्रिया के माध्यम से ही आकांक्षा खत्म होती है, उपकारी आकांक्षा। वस्तुतः इनको ये बताना है कि ये क्रिया का साक्षात विनियोजक होता है प्रकरण, द्रव्य और गुण इत्यादि जो है उस क्रिया से अन्वित होकर विनियुक्त होते हैं। उदाहरण देते हैं कि किम भावाकांक्षा में स्वर्ग का अन्वय हो गया, केन भावाकांक्षा में याग का अन्वय हो गया, कथम भावाकांक्षा में समित आदि पदार्थ का नहीं अपितु समित याग का, समित होम का ही अन्वय होगा। समित आदि पदार्थ होम से अन्वित होकर, होम से संक्रांत होकर वो भी अंग बन जाएंगे, लेकिन प्रधानतया निर्देश, प्रधानतया विनियोग क्रिया का होता है। उदाहरण देते हैं
क्रियाया एव, अब लोक से उदाहरण देते हैं, लोक में भी इसी प्रकार क्रियाया एव लोके कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्, कहा लोक में भी क्रिया का ही कथन किस प्रकार करें, तो कोई क्रिया से ही उपकार्याकांक्षा खत्म होती है। कैसे, तो कहा नहीं कुठारेण छिन्द्यात् कथम इति आकांक्षायाम हस्त इति केवलम उच्चार्यमानो अपि हस्तो अन्वयम प्राप्नोति। जैसे लकड़ी काटना है आपको, तो आपको एक वाक्य मिला, आप पूछेंगे कैसे काटें। जैसे आपको किसी ने कहा कि खाना बनाना है, तो खाना बनाने की क्रिया साध्य है, कहा कैसे काटेंगे, कैसे खाना बनाएंगे, तो अगले ने कहा लकड़ी से, लकड़ी जला के, तो कहा लकड़ी वहां जो है वह साधन है, लकड़ी का जलाना साधन है, और लकड़ी कैसे काटे, तो अगले ने वाक्य कहा कि हाथ से कुल्हाड़ी लेके काटो, तो हस्तेन कुठारेन छिन्द्यात्, कुठार से काटो, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटो। यह कहने पे जब आपको कथम इति किसी ने कहा, प्रथम वाक्य है कुठारेन छिन्द्यात्, तो साध्य क्या है, छेदन रूपी कार्य है, लकड़ी का छेदन, तो यह साध्य है। केन भावेत, तो कहा हस्तेन अथवा कुठारेन, कुठारेन कुठार से काटो। कथम भावाकांक्षा, जब कथम भावाकांक्षा होगी तो आपको हस्तेन कुठारेन छिन्द्यात् ऐसा होगा, तो हाथ से काटो जब यह कहा जाता है तो खाली कुल्हाड़ी रखी हुई है और हमारा हाथ भी रखा हुआ है, क्या काटने की क्रिया संपन्न हो जाएगी। यही यहां पे कहा जा रहा है कि हस्त इति केवलम उच्चार्य माने, कहा कैसे काटें, तो कहा हस्तेन, हाथ से काटो, तो कहा हाथ से, कथम भावाकांक्षा में आप हस्तेन जब आपने कहा तो इसका अर्थ खाली हस्त अगर कह देते तो क्या यह छेदन संभव था। कहा जिस प्रकार से लकड़ी काटना है, कुल्हाड़ी के माध्यम से काटना है, हाथ भी स्थिर है हमारे पास, लेकिन जब तक हम उसको हाथ को उठाकर और पुनः उसको हाथ में कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी पर उसका प्रहार न करें, तो हाथ को जब तक हम उद्यम और निपातन न करें, उठाएं और गिराएं नहीं हाथ को, तब तक लकड़ी नहीं कटेगी। हाथ हम बस ऐसे रखें, हाथ में कुल्हाड़ी रखी है, लकड़ी भी रखी है, सब चीज़ तो उपलब्ध है, हाथ हमारा द्रव्य है और उसमें काटने का मतलब उसमें संचालन का गुण भी है, क्षमता भी है, उसमें शक्ति है। लेकिन यदि हम क्रिया न करें उठाने की और गिराने की, लकड़ी पर हम उद्यम निपातन क्रिया ही ना करें, तो क्या कुठार के होने से भी, हस्त के होने से भी काष्ठ छेदन की क्रिया हो पाएगी, तो कहा नहीं। इसी प्रकार से यदि समित भी है, याग के लिए विधान भी कहा गया, स्वर्ग भी बता दिया गया, लेकिन जब तक समित से होम न करें तो क्रिया का ही विनियोग उपकारक के रूप में होता है, क्रिया ही उपकारका होती है, न कि द्रव्य और गुण साक्षात उपकारक होते हैं। दो हमने जब हम आगे आपको इस पे चर्चा करेंगे तो उपकारक दो तरह के होते हैं, सन्निपत्योपकारक और आराध उपकारक। सन्निपत्योपकारक सन्निपात से जो उपकारक बनते हैं, और आराध उपकारक जो स्वतः प्रधानतया उपकारक बनते हैं। हम देखेंगे अपूर्व उत्पत्त्यापूर्व परमापूर्व, जब अपूर्व की चर्चा होगी तो यहाँ यही कहा, नहीं कुठारेन छिन्द्यात् कथम इति आकांक्षायाम हस्त इति केवलम उच्चार्यमानो अपि हस्तो अन्वयम प्राप्नोति। खाली हस्त कहने से हस्त का अन्वय नहीं हो जाएगा, किम तरहि, तब कैसे होगा हस्त का अन्वय। हस्त का अन्वय तो होना ही है छेदन की क्रिया में, लेकिन कैसे, तो कहा हस्तेन उद्यम्य, हाथ से कुल्हाड़ी उठाकर, निपात्येत वह उसको गिराए। हस्तेन उद्यम्य, हस्तेन कुठारम उद्यम्य निपात्येत
इति छिंद्यात। छिंद्यात का अर्थ क्या है? हाथ से कुल्हाड़ी को उठाकर गिराओ। तो कहा हस्तेन उद्यम्य निपात्येत इति उच्चार्य माने उद्यमन निपातने एवं। उद्यमन और निपातन जो क्रिया है उसी में उसका तात्पर्य है छिंद्यात का। तो हस्तो अपि, हाथ भी, तद्द्वारेण एवं, उसके द्वारा ही, उसके द्वार पूर्वक ही। द्वार और द्वारा जो है ना, इसे आप व्यापार से समझ सकते हैं। द्वार व्यापारार्थक है, द्वारा उस व्यापार के माध्यम से। तो हस्त व्यापार के माध्यम से, हस्त जो है वह उस व्यापार के माध्यम से, उद्यमन निपातन रूपी क्रिया के माध्यम से। व्यापार जो शब्द है ना, यह पारिभाषिक है। द्वार जो शब्द है, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनको व्यापारः, उससे उत्पन्न होकर उसके उत्पन्न होने वाले का उत्पादक जो है वही व्यापार है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कभी। हाथ का उठना और गिराना, तो हाथ से उत्पन्न हुआ उठना और गिराना, हाथ से उत्पन्न होकर उस उठाने गिराने की क्रिया का जो जनक है उद्यमन निपातन, यही व्यापार है। तो हस्तो अपि तद्द्वारेण एव अन्वयम प्राप्नोति। तो इसी उद्यमन निपातन की क्रिया के द्वारा ही, इसके द्वार पूर्वक ही, द्वार गेट, किसी द्वार से प्रवेश करते हैं ना, तो ये प्रवेश, हस्त का अन्वय कैसे प्रवेश करेगा, हस्त कैसे अन्वित होगा उस काष्ठ छेदन की प्रक्रिया में? तो कहा उद्यमन निपातन के माध्यम से। तो प्रधानतया किसका अन्वय हुआ? क्रिया का। अन्य जो हस्त इत्यादि द्रव्य है इसका कैसे अन्वय हुआ? गौण रूप से। तो सार्वजनीनम एतत्, यह सिद्धांत सार्वजनीन है, सबको स्पष्ट है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं जरूरत है? कि विनियोग किसका होगा प्रकरण के माध्यम से? क्रिया का होगा। उदाहरण बता दिया। तो यह समिधो यजति जब हमने कहा, तो समित याग रूपी जो क्रिया है उसी का अंगत्व तो सिद्ध होगा किसमें? दर्श पूर्णमास वाले प्रधान के साथ। तो यहाँ प्रकरण की यह विशेषता है कि प्रकरण साक्षात विनियोजक क्रिया का होता है और क्रिया के माध्यम से ही द्रव्य गुण का भी विनियोग हो जाता है और उनका भी प्रधान से संबंध स्थापित हो जाता है। अब कहा इस प्रकरण के भेद हैं दो, संक्षेप में ही हम लोग इसकी अब चर्चा करते हैं। प्रकरण वैसे यह जो सिद्धांत है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। का प्रकरण दो प्रकार के होते हैं। तच्च प्रकरणम द्विविधम, प्रकरण दो प्रकार के होते हैं। महाप्रकरणम अवांतर प्रकरणम चेति, एक को महाप्रकरण कहा जाता है, एक को अवांतर प्रकरण कहा जाता है। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, महाप्रकरण बड़ा होगा, अवांतर प्रकरण उससे छोटा होगा। तो कहा क्या है ये दोनों अलग अलग? तो कहा फल भावनायाः प्रकरणम महाप्रकरणम। फल भावना उपकार्याकांक्षा वाली भावना। तो कहा फल भावना तत्र फल भावनायाः प्रकरणम महाप्रकरणम। फल भावना वाली जो प्रकरण है, फल भावना वाला जो प्रकरण है वह महाप्रकरण है। पहले महाप्रकरण की चर्चा करते हैं, ग्रंथकार जिस प्रकार कर रहे हैं। तो कहा फल भावना का जो प्रकरण होता है, फल भावना की जो आकांक्षा होती है जिसमें, वो महाप्रकरण कहलाता है। तच्च प्रयाजादि नाम ग्राहकम, क्या भाव, किम भावेत, यही तो फल भावना है। किम भावेत, तो कहा फल भावना का जो प्रकरण है, किम भावेत, प्रयाज आदि में यह भावना होती है ना कि यह आकांक्षा होती है ना कि हम क्या भावित करें। तो कहा फल भावना या प्रकरणम महाप्रकरणम। फल भावना का जो प्रकरण है, गौण वाले का जो प्रकरण है, देखिए महाप्रकरण को आप प्रधान से मत जोड़िए अभी तुरंत कि प्रधान वाक्य का प्रकरण, प्रधान वाक्य में जो उपकारकांक्षा होगी, नहीं, उपकार्याकांक्षा, फल भावाकांक्षा जो है
तो फल भावनायाः प्रकरणम महाप्रकरणम, फल भावना का जो प्रकरण है उसको हम महाप्रकरण कहते हैं। तच्च प्रयाजादि नाम ग्राहकम, उदाहरण से जो प्रयाज के माध्यम से था समिधो यजति इत्यादि, तो कहा वह प्रयाज आदि का ग्राहक होता है। वह प्रकरण जो है किसका ग्रहण करेगा? प्रयाज आदि का ग्रहण करेगा। और यह जो महाप्रकरण होगा वह कहाँ होगा? या प्रकरण कोई भी होगा, महाप्रकरण हो या अवांतर प्रकरण हो, प्रकरण जो प्रमाण है यह प्रकृति याग में ही आता है, प्रकृति याग में ही अंगत तो यह बताता है। अब प्रकृति याग और विकृति याग दो तरह के याग हैं। हमने अर्थ संग्रह में पढ़ा होगा, यत्र समग्रांगोपदेशः, वो प्रकृति है जहां सभी अंगों का उपदेश होता है, वह प्रकृति याग है। यत्र न समग्र अंगोपदेशः सा विकृति, वो विकृति याग है जहां सभी अंगों का निर्देश न किया गया हो। उदाहरण हम देते हैं कैसे, तो कहा कि जो दर्शपूर्ण मास आदि है वो प्रकृति याग है, वहाँ प्रयाज आदि अंग का निर्देश किया जाता है। दूसरी एक छोटी विकृति याग है, चरु आदि सौर्य आदि इष्टि है। तो इष्टियाँ जो सौर्य इष्टि इत्यादि है यह विकृति याग, क्यों? क्योंकि वहाँ अंग का निर्देश नहीं किया जाता। तो जब अंग का निर्देश नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे जब कथम भावियत यह आकांक्षा आएगी, याग में तो आकांक्षा आनी है, यहाँ तो अंग का ग्रहण हो गया है प्रकृति में, तो वहाँ तो आकांक्षा खत्म हो जाएगी। कथम भावियत, अगर दर्शपूर्ण मास में प्रकृति याग में यह भावना आती है, आकांक्षा आती है, तो प्रयाज के माध्यम से करें, यह वहाँ पर अन्वित हो जा रहा है, आकांक्षा खत्म हो जा रही है। लेकिन जहाँ समग्र अंग का उपदेश न किया गया हो विकृति याग में, वहाँ पे कैसे फिर यह आकांक्षा खत्म होगी कि कथम भावेत? तो वहाँ पर एक अतिदेश वाक्य पढ़ते हैं, एकस्य उपात्तस्य अन्यत्र व्यपदेशः अतिदेशः। और मीमांसा को लेकर मैं कभी एक कक्षा जब यह ग्रंथ समाप्त हो जाए तो मैं यह विशेषतया एक कक्षा करूँगा, एक व्याख्यान करने की कोशिश करूँगा जिसमें यह बताया जाए कि किस प्रकार से न्यायिक पद्धति में, न्याय में, जूरिस्प्रूडेंस में मीमांसा को हम ग्रहण करते हैं, मीमांसा का सिद्धांत हम प्रयोग करते हैं। यहाँ कथम भावेत जब आकांक्षा होगी ना तो एक अतिदेश वाक्य लेते हैं। क्या अतिदेश वाक्य लेते हैं? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, जिस प्रकार से प्रकृति में ग्रहण किया था उसी प्रकार से विकृति में ग्रहण करो। तो जिसकी जो विकृति है उस प्रकृति में जो अंग पठित है उसी अंग का वहाँ भी अनुवाद कर लेते हैं। तो वो उस जगह देखेंगे। अभी हमको यह देखना है कि जो प्रकरण होता है वह अंग बोध कराता है प्रकृति याग में ही। तो तच्च प्रयाजादि नाम ग्राहकम तच्च प्रकृतौ एवं, प्रकृति याग में ही होता है। और प्रकृति और विकृति को बताया यहाँ, यत्र समग्र अंगोपदेश सा प्रकृति, जहाँ सभी अंगों का उपदेश किया गया हो, अंग भी बताए गए हों प्रधान के साथ साथ, वहाँ प्रकृति याग होता है। जैसे दर्शपूर्ण मास आदि, तत्र च उभय आकांक्षा रूपम प्रकरणम संभवति, आकांक्षा अनुपरमात्, वहीं पे अंग का जब निर्देश होगा तभी आकांक्षा रह सकती है, क्योंकि आकांक्षा शांत नहीं होगी तभी प्रकरण आएगा। जहाँ आकांक्षा शांत हो जा रही है वहाँ पे प्रकरण नहीं आ पाएगा। तो ये प्रकृति याग होता है जहाँ सभी अंगों का निर्देश होता है, सभी अंगों का उपदेश किया जाता है। तो यही कहा कि मुख्य भावना संबंधी जो प्रकरण है, फल भावना संबंधी जो प्रकरण है, उसी को हम महाप्रकरण कहते हैं और यह प्रकृति याग में ही होता है। और फिर स्पष्ट किया यहाँ पे कि ये मत समझने लगना कि महाप्रकरण प्रकृति याग में होता है तो अवांतर प्रकरण विकृति याग में होने लग जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है, विकृति याग में प्रकरण होता ही नहीं है। यह कह रहे हैं फिर से कि विकृतौ तु न प्रकरणम संभवति, विकृति में प्रकरण की संभावना ही नहीं हो सकती, विकृति याग में प्रकरण संभावित ही नहीं होता है।
कैसे? तो कहा विकृति कहते किसको है? यत्र न समग्रांगोपदेश स विकृति, जहाँ समग्र अंग का उपदेश ना हो रहा हो वहाँ विकृति याग होता है। जैसे यथा शौर्य आदि, शौर्य इष्टि है तो वो विकृति याग है। यहाँ पे आकांक्षा का समन हो जाता है। कैसे? तो किम भावेत, जब हम यह कह रहे हैं तो प्रकृति के अंगों से, जो हमने आपको बताया था प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, तो प्रकृति के ही अंगों से विकृति किम भावेत खत्म हो जाती है, आकांक्षा बची ही नहीं रहती। जहाँ आकांक्षा बचेगी ही नहीं वहाँ पे अंग की आकांक्षा होनी चाहिए ना, प्रधान के ही खाली आकांक्षा से तो प्रकरण नहीं चलेगा, उभयाकांक्षा से प्रकरण चलता है। विकृति याग में अंग भाव की आकांक्षा ही नहीं होती, क्योंकि अंग का निर्देश ही नहीं किया गया होता है, अतिदेश से कार्य करते हैं प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, इसीलिए वहाँ पर प्रकरण की संभावना नहीं होती, वहाँ प्रकरण संभव नहीं होता। प्रकरण संभव होता है प्रकृति याग में ही। तो प्रकृति याग में भी जहाँ फल भावना संबंधी, मतलब अंग से संबंधित प्रकरण होता है, उसको हम महाप्रकरण कहते हैं। अंगी से संबंधित जो प्रकरण है उसको हम अवांतर प्रकरण कहते हैं। का फल भावना का जब प्रकरण उत्पन्न हो गया, फल भावना ने जब प्रकरण उत्पन्न कराई है, एक प्रकरण आया किम भावाकांक्षा, किम भावेत, यह प्रकरण जब बताया गया तो ये महाप्रकरण है। और कथम भावेत की आकांक्षा जब होगी, मतलब प्रधान से संबंधित जो आकांक्षा होगी, वहां पे अब क्या होगा? तो कहा फल भावनाया अंतराले यत अंग भावनाया प्रकरणम तत् अवांतर प्रकरणम, का फल भावना के बाद जब अंग भावना का प्रकरण होगा कि कथम भावेत, उसको हम अवांतर प्रकरण कहते हैं। तो कहा वह अवांतर प्रकरण कैसा है? कहा कब? वहाँ पर प्रयाज आदि जब कहा जाता है कि दर्शपूर्ण मासाभ्यम स्वर कामो यजेत में जब कथम भावेत यह आकांक्षा आती है, तो जब प्रयाज आदि का अन्वय होता है कि प्रयाज आदि अंग जातम कथम भावाकांक्षा त्वेन अन्वेति, कि कैसे करें? तो प्रयाज आदि के माध्यम से करें याग का निष्पादन। तो कहा यहाँ पे तच्च अभिक्रमण आदि नाम प्रयाज आदिसु विनियोजकम, जिस प्रकार वो अंग के माध्यम से जो है वह प्रधान इत्यादि में विनियोग हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पर कथम भावाकांक्षा में जो प्रयाज के छोटे छोटे अंग होते हैं ना, अंग के भी अंग होते हैं, प्रयाज के अंग होते हैं विभिन्न, प्रकरण है, मिथुन वेद, अभिक्रमण है, मिथुन वेदन है, घृतानयन इत्यादि है। तो वहां पे कहा अभिक्रमण आदि का तच्च अभिक्रमण आदि नाम, अभिक्रमण आदि का प्रयाज आदि सुप्रयाज आदि जो अंगजात होते हैं उनमें, प्रयाज आदि यागों में विनियोजकम, उसका विनियोग होता है। अवांतर प्रकरण अभिक्रमण आदि या प्रयाज अंगों का, प्रयाजांगों का, अंगांगों का उन अंगों में, मतलब प्रयाज आदि में विनियोग करता है। तो अब अगर ये कहें कि प्रयाज कैसे करेंगे, कथम भावे, कहा स्वर्ग की भावना कैसे करेंगे? तो कहा प्रयाज याग से करेंगे। याग कैसे करेंगे? प्रयाज आदि अंगों के द्वारा। वह प्रयाज आदि कैसे होंगे? तो कहा प्रयाज आदि के भी छोटे छोटे स्टेप होते हैं, अंग होते हैं, उनके माध्यम से प्रयाज होता है। तो यही कहा तच्च अवांतर प्रकरणम, वह अवांतर प्रकरण जो होता है अभिक्रमण आदि नाम, अभिक्रमण आदि क्रियाएं जो होती हैं उनका, अभिक्रमण इत्यादि छोटी छोटी क्रियाएं हैं प्रयाज के अंदर होने वाली। जिस प्रकार दर्शपूर्ण मास के अंदर प्रयाज होता है, तो प्रयाज के अंदर भी छोटी क्रियाएं होती हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कलेक्टर के अंदर वीडियो होते हैं बहुत सारे, वीडियो के अंदर ब्लॉक प्रमुख के अंदर भी छोटे छोटे अधिकारी होते हैं। तो इसी प्रकार तो वह छोटे अधिकारी कैसे अन्वित होंगे जिला के प्रति? तो कहा वीडियो के माध्यम से। उनकी साक्षात मीटिंग नहीं होगी, वीडियो सारे उस जिले के सारे वीडियो की मीटिंग, उस जिले के सारे प्रखंड पदाधिकारियों की मीटिंग कलेक्टर साहब अगर ले लेंगे, जिलाधिकारी यदि ले लेंगे, तो वीडियो के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो भी, उनके काम भी वीडियो के द्वारा उसमें जाके अन्वित हो जाएंगे, प्रखंड अधिकारी के माध्यम से जाकर अन्वित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार
अभिक्रमण आदि जो प्रयाज के अंग होते हैं उनका भी प्रयाज में विनियोग हो जाता है अवान्तर प्रकरण से। कथम भावियत इति आकांक्षा से, उपकारकांक्षा से पठित होकर, युक्त होकर। और यह अभिक्रमण इत्यादि कैसे पता लगता है? तो यहाँ कहा तच्च संदंसेन ज्ञायते, वह संदंस के माध्यम से पता लगता है। और यहाँ बहुत सावधान होकर ध्यान देंगे। ये जो संदंस शब्द है वह, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक यंत्र है जिससे आप, अब तो जो पाक पात्र होते हैं उसमें अच्छा हैंडल होता है, जो अब इसका अग्नि का सुचालक नहीं होता, मतलब जिससे गर्मी ना लगे, प्लास्टिक इत्यादि के हैंडल से। लेकिन अभी भी गाँव में या फिर आपके घरों में भी उसको पकड़ने वाला एक चिमटा सा होता है। चिमटा ही मान लीजिए, रोटी वाला चिमटा मान लीजिए। सणसी वैसे हिंदी में कहते हैं, ग्राम्य शब्दों में, तद्भव में सणसी, चूंटा, चिमटी। तो ये संदंस का अर्थ है चिमटी। लेकिन यहाँ पे संदंस एक प्रकार से पारिभाषिक है। कहा कि अभिक्रमण इत्यादि जो प्रयाज के छोटे छोटे अंग हैं, अभिक्रमण इत्यादि, इसका कैसे पता लगता है, इसका कैसे विनियोग होता है प्रयाज में? तो कहा वो संदंस के माध्यम से। दो प्रमुख क्रियाओं के बीच में एक छोटी क्रिया पड़ी जाती है तो वो भी उसमें युक्त हो जाती है। जैसे अब देखिए कि जैसे चिमटा लिया, चिमटे के दो अंग होते हैं, दो किनारे होते हैं। अब इसके बीच में रोटी फंसी है, तो रोटी को चिमटे में फंसा के आप जब अग्नि में डालते हैं तो चिमटे को अग्नि में डाल रहे हैं, उसके साथ साथ रोटी भी अग्नि में जा रही है ना। जो क्रिया चिमटे की होगी वही क्रिया रोटी की हो जाएगी। तो अग्नि में रोटी का विनियोग चिमटे के माध्यम से होता है। चिमटे के बीच में रोटी है, इसीलिए वो अग्नि में जा सकती है, हाथ से डालते नहीं आप। तो दोनों के बीच में पठित होने के कारण से दो प्रमुख क्रियाओं के बीच में एक छोटी क्रिया अगर पठित हो जाए तो वह भी संदंस के माध्यम से, संदंस न्याय भी है, इसी के माध्यम से उसका अंगत्व सिद्ध होता है। किसका? अभिक्रमण इत्यादि का। कैसे? का तत् अभावे अविशेषात् सर्वेषां फल भावना कथम भावेन ग्रहणात्। का तद अभावे, अगर उसका अभाव हो, उसका अभाव हो, किसका अभाव हो? संदंस का अभाव हो। सणसी, वो संदंस की क्रिया, उसका अगर अभाव होगा तो अभिक्रमण, प्रयाज इत्यादि सभी जो क्रियाएं हैं वह एक ही समान हो जाएंगी, एक ही जैसी समझी जाने लगेंगी। तो कौन सा मुख्य भावना के उपकारक के रूप में, कौन सा फल भावना के उपकारक के रूप में कौन सी क्रिया समझी जाए? प्रयाज समझा जाए कि अभिक्रमण समझा जाए कि मिथुन वेदन समझा जाए, घृतानयन समझा जाए? तो बहुत सारी क्रियाएं चलती है ना। जब हमने कहा कि केन भावे, कथम भावे, तो कहा प्रयाजन, तो कहा प्रयाज में जो छोटे हैं वो प्रयाज के प्रति छोटे हैं तभी तो उसका ग्रहण होगा ना। वीडियो साहब के अंदर है तभी तो उनका ग्रहण, नहीं तो मीटिंग बुलाई वीडियो की, उसमें सब लोग पहुंचने लग गए, उसमें पंचायत सेवक भी पहुंचने लग जाए, उसमें राजस्व सेवक भी, राजस्व निरीक्षक भी पहुंचने लग जाए, तो वहाँ तो समस्या हो जाएगी ना, फिर व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार से अगर संदंस न हो, अगर वीडियो साहब ना हो इन दोनों के बीच में योजन कराने वाले, तो फिर क्या होगा कि कौन मुख्य है, मुख्य का गौण कौन है,
फल भावना किसके प्रति अन्वित होगी, यह जो है अव्यवस्था उत्पन्न होगी, क्योंकि सभी एक समान होने लग जाएंगे। प्रयाज भी वही उसी कोटि में आ जाएगा, अभिक्रमण भी उसी कोटि में आ जाएगा, मिथुन वेदन भी उसी कोटि में आ जाएगा। ऐसे नहीं, प्रयाज के बीच में पठित होने के कारण ही अभिक्रमण का अंगत्व होगा, साक्षात अंगत्व नहीं होगा। संदंश के माध्यम से संदंश लक्षण विनियोग होगा, विनियोग होगा। तो अब का संदंश किसको कहते हैं? संदंशो नाम एकानुवादेन, एकानुवादेन प्रधानस्य एकांगानुवादेन, संदंशो नाम एकानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वम्। एकानुवादेन अंग के एक का अनुवाद करके उसके अंतराल में जो विहित हो, उसके बीच में जो पठित हो, बीच में जो गृहीत हो, उसका कहना ही संदंश रूपी कथन होता है। जैसे दो अंग हैं, प्रयाज, जैसे हमने कहा ना कि कथम भावे, तो कहा प्रयाज इत्यादि अंगजात से। दर्श पूर्णमास कैसे करें, तो कहा प्रयाज से। तो प्रयाज एक अंग है, उसका अनुवाद किया, प्रयाज का अनुवाद कर लिया। अब प्रयाज के भी दो हिस्से होते हैं, पूर्व प्रयाज और उत्तर प्रयाज। पूर्व प्रयाज मतलब प्रयाज में जो पहले क्रिया की जाती है उसको हम आज्य समानयन कहते हैं। आज्य समानयन घृतानयन, घृत को लाया जाता है, जिससे हम आज्य मतलब जिसका हम हवन करेंगे, जो जिसका हवन किया जाएगा, तो क्या, तो घृत, घी को हम लाते हैं पहले। तो समानयत उपभृत इत्यादि मंत्र पढ़कर हम क्या करते हैं, आज्य समानयन करते हैं, ये पूर्व प्रयाज है। फिर हम क्या करते हैं, अभिक्रमण करते हैं। अभिक्रमण क्या होता है, अभिक्रमण चलना, अभितः क्रमते, अभी जिस क्रिया में उसके तरफ जाए, किसके तरफ, अग्नि के तरफ। आहवनीय जो अग्नि है उसके तरफ ऋत्विक जाएगा, घृत लाएगा, घृत लेकर अग्नि के तरफ जाएगा, और इसके बाद क्या करेगा, तो मिथुन वेदन करेगा। मिथुन वेदन करेगा, मिथुन वेदन भी एक क्रिया है, प्रयाज का अंग है। इसके बाद वह यो वै प्रयाजा नाम मिथुनम वेद, मिथुनीकरण, मिथुन वेदन जानने की क्रिया है। तो कहा को इसमें मंत्र पढ़ा जाता है, यो वै प्रयाजा नाम मिथुनम वेद। तो कहा ये दो क्रियाएं हैं। क्या पूर्व प्रयाज क्या है, तो आज्य समानयन। उत्तर प्रयाज क्या है, मिथुन वेदन। का इन दोनों के बीच में, आज्य समानयन और मिथुन वेदन के बीच में क्या पढ़ा गया है, क्या क्रिया की जाती है, तो का अभिक्रमण। पहले पूर्व प्रयाज कर लिया, आज्य समानयन कर लिया, इसके बाद अग्नि के पास गया, अभिक्रमण हुआ, और इसके बाद मिथुन वेदन होता है। तो पूर्व प्रयाज है आज्य समानयन, उत्तर प्रयाज है मिथुन वेदन। इन दोनों के बीच में एक क्रिया है जो न पूर्व प्रयाज है न ही उत्तर प्रयाज है, इसके बीच में पठित है अभिक्रमण। तो अभिक्रमण अंग कैसे बना, खाली ऐसे ही चले जाते अग्नि के पास तो क्या अंगत्व हो जाता दर्श पूर्णमास में? नहीं। प्रयाजों के मध्य जब अग्नि में हम अग्नि के तरफ चल के जाते हैं, आहवनीय अग्नि के तरफ, तभी उसकी अंगता बनती है अभिक्रमण रूपी क्रिया की। अन्य किसी समय हम जाकर अग्नि के पास घूमने लग जाएं तो वह दर्श पूर्णमास में वह अग्नि के सामने घूमना जो है वो अंगत्व नहीं होगा क्रिया का। तो अंगत्व तभी निर्धारित होगा जब वह संदंश के माध्यम से पठित हो। तो संदंश कहते किसको हैं? संदंशो नाम अंगस्य एकानुवादेन, एकांगानुवादेन, प्रधान के एक अंग जो है, प्रधान का एक अंग है प्रयाज, उसका अनुवाद करके विधीयमानयोः अंगयोः, उस अंग के जो दो अंग होंगे विधीयमान, उसके अंतराल में, उसके बीच में जो विहित होगा, जो कहा जाएगा, उसी को हम संदंश, वो कहा जाना ही संदंश कहलाता है। तो
हम बात कर रहे थे अवान्तर प्रकरण की। अवान्तर प्रकरण मुख्य भावना से अवान्तर प्रकरण जो है वो कथम भावाकांक्षा गौण की किम भावेत यह आकांक्षा में पठित प्रकरण को अवान्तर प्रकरण कहते हैं। तो फल भावनायाः अंतराले यत अंग भावनायाः प्रकरणम, अंग भावना का जो प्रकरण होता है उसको हम कि क्या, तो प्रयाज, तो कहा इसी को हम अवान्तर प्रकरण कहते हैं। और उसमें भी अभिक्रमण इत्यादि जो अवान्तर क्रियाएं हैं, गौण क्रियाएं हैं, प्रयाज आदि अंगों की, अंग का जो अंग है उसका विनियोग किस में होता है, प्रयाज आदि में विनियोग होता है उसका। और वह विनियोग किसके माध्यम से होता है, तो संदंश के माध्यम से उसका ज्ञान होता है कि अभिक्रमण भी प्रयाज का अंग है। इसका ग्रहण कैसे होता है, प्रयाज दर्शपूर्ण मास का अंग है, यह कैसे पता लगेगा, तो प्रकरण से। और अभिक्रमण प्रयाज का अंग है, अंग का भी अंग होता है, यह कैसे पता लगेगा, तो वह संदंश से। तो हमने देखा कि अवान्तर प्रकरण में अंग का अंग बोध, अंग के अंग का विनियोग संदंश के माध्यम से होता है। उदाहरण हमने देखा आज्य समानयन और मिथुन वेदन के बीच में अभिक्रमण पठित है, तो संदंश के माध्यम से अभिक्रमण की भी अंगता हो जाती है। अतः प्रयाज अंग मध्य पतितम, प्रयाज के दोनों अंगों के बीच में पढ़ा गया, पतित गिरा हुआ, अभिक्रमणम तत् अंगम भवति, उस प्रयाज का अंग बनता है। तत् कथम भावाकांक्षाया अशांते, उसके कथम भावाकांक्षा की शांति नहीं होती जब तक अंगत्व न बनाए। तो कि प्रयाज कैसे करें, यह तभी होगा जब मिथुन जब घृत को लेके अग्नि के पास जाएंगे, अग्नि के पास जब तक जाएंगे नहीं तब तक मिथुन वेदन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए कहा कि वहाँ पे शांति नहीं होती, इसलिए तथाहु पर प्रकरण स्थानम अंगे श्रुत्यादि भी त्रिभिः ज्ञाते पुनरश्चैव तैरेव संदंसेन तदिश्यते। इसलिए यह कहा गया है कि प्रयाज आदि की कथम भावाकांक्षा, प्रयाज कैसे किया जाए। दर्शपूर्ण मास की तो कथम भावाकांक्षा ज्ञात हो जाती है कि प्रयाज से, प्रयाज की आकांक्षा कैसे ज्ञात होगी, तब तक ज्ञात नहीं होगी जब तक प्रयाज के सभी अंगों का अन्वय उस आकांक्षा में नहीं हो जाता। जब तक सभी अंग का अनुवाद न हो जाए तब तक जो है, क्योंकि बिना अंग के अनुवाद किए तो प्रकरण चलेगा ही नहीं, प्रकृति याग में ही प्रकरण चलता है। तो अब क्या तात्पर्य निकलेगा कि मिथुन वेद रूप जो उत्तर प्रयाज है उसके अन्वित होने से पहले ही प्रयाज के कथम भावाकांक्षा कैसे मिथुन वेदन करें, अग्नि के पास जाके ही कर पाएंगे। तो अभिक्रमण की जो भाव्याकांक्षा है और प्रयाज की जो कथम भाव, अभिक्रमण क्यों करें, प्रयाज के लिए करें, और प्रयाज कैसे करें, अभिक्रमण के माध्यम से करें। तो ये दोनों आकांक्षा सिद्ध हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तभी अर्थवेद हो, तभी अर्थबोध होगा, अन्यथा अर्थबोध नहीं होगा। इसीलिए कुमारिल भट्ट ने तंत्रवार्तिक में कहा कि पर प्रकरण स्थानम अंगे श्रुत्यादि भी स्त्रिभिः, कि पर मतलब जो पर है, ऊपर है, प्रधान है, तो प्रधान जो याग होगा, अर्थात यहाँ दर्शपूर्ण मास, तो दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में, उस प्रकरण में जो अंग पढ़ा गया है, प्रयाज आदि अंग पढ़ा गया है, वह जब तक श्रुत्यादि भी त्रिभी, श्रुति आदि तीन जो हैं, श्रुति लिंग और वाक्य, इन तीनों के द्वारा जब ज्ञात हो जाता है कि यह इसका अंग है, तभी उनके द्वारा मतलब तैहि एव तैहि त्रिभिः एव, तो उन तीनों के द्वारा ही, श्रुति लिंग और वाक्य के द्वारा ही एक और प्रयाज के अंग का विधान जब हम करेंगे तो वह संदंश से, प्रयाज का अंग कैसे पता लगेगा, तो कहा संदंसेन तत् इष्यते। तो तीनों ने जब प्रयाज का बताया, श्रुतिलिंग और वाक्य ने, तो फिर
उस प्रयाज के भी अंग का ग्रहण कैसे होगा, तो वो संदंश के माध्यम से ही होता है। यह आचार्य ने भी कहा है, कुमारिल भट्टपाद जी ने कहा है, यह स्पष्ट करते हैं। पुनः जब यह प्रकरण का और प्रकरण के स्वरूप का, उसके भेद का, दोनों की किस प्रकार से प्रयुक्ति होती है, जब यह बता दिया कि महाप्रकरण जो है वो फल भावना से युक्त होता है, और फल भावना अर्थात किम भावेत, इस प्रकार की जब भावना होती है, मतलब प्रयाज इत्यादि अंगजात जो होते हैं उनको, उनसे संबंध जो प्रकरण होता है वह महाप्रकरण है, और दर्शपूर्ण इत्यादि से जो संबद्ध प्रकरण है वो अवान्तर प्रकरण है। पुनः संदंश के माध्यम से अवान्तर प्रकरण के अंतर्गत जो प्रयाज इत्यादि के अंग विनियुक्त होते हैं उनका ग्रहण बताकर आचार्य इसी क्रम में पूर्व के अनुरूप ही, पूर्व के समान ही यहाँ भी कहते हैं कि यह जो प्रकरण प्रमाण बताया गया वह उत्तरवर्ती जो स्थान और समाख्या प्रमाण है इसके अपेक्षा प्रबल होता है, क्योंकि स्थान इत्यादि में आकांक्षा पहले बतानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ तो अतिदेश से ही अंगी की आकांक्षा का समन हो जाता है। तो जब तक दोनों में आकांक्षा न होगी तब तक जो है वह अर्थ का स्थान से बोध नहीं हो पाएगा, स्थान से संबंध का ग्रहण नहीं हो पाएगा। स्थान प्रमाण को भी आकांक्षा की कल्पना करनी पड़ेगी, प्रकरण की कल्पना करनी पड़ेगी अर्थबोध कराने के लिए। तो जब तक वह प्रकरण की कल्पना करेगा स्थान प्रमाण से कोई वाक्य का विनियोग करने के लिए, तब तक यह साक्षात ही पूर्व के तीन की कल्पना करके, श्रुति, लिंग और वाक्य की कल्पना करके विनियोग कराने में सफल हो जाएगा प्रकरण प्रमाण। अवकाश नहीं बचेगा स्थान प्रमाण के लिए। अतः इसकी मुख्यता होती है, इसकी प्रबलता होती है स्थान आदि की अपेक्षा। यही कहा, तत् इदं स्थानादि प्रमाणात् बलवत् यत्र स्थानात् अंगत्वं तत्र अन्यतरस्य प्रकारांतरेण निराकांक्षत्वं न च साकांक्षं निराकांक्षेन संबंधुं युक्तम बिना आकांक्षा उत्थापनेन। का बिना आकांक्षा के उत्पन्न हुए साकांक्ष जो है वो साकांक्ष, दो साकांक्षों के बीच ही संबंध हो सकता है। एक निराकांक्ष अगर होगा तो दूसरे साकांक्ष से, उसकी निराकांक्ष है तो उसको आवश्यकता ही नहीं है किसी अन्य के अन्वेषण की, तो आकांक्षा उत्पन्न तो करानी ही पड़ेगी अंग और प्रधान को संबंध बनाने के लिए, स्थान प्रमाण से यदि ऐसा संबंध बोध कराते हैं तो अतः पूर्व में ही प्रकरण जो है वो अपना कार्य कर लेगा, प्रबलतया कर लेगा, अक्लिप्ति से कर लेगा। अतः वही जो है वह प्रबल होगा स्थान इत्यादि की, स्थान और समाख्या की अपेक्षा। इस प्रकार से यहाँ प्रकरण प्रमाण का स्वरूप, लक्षण, भेद, प्रयुक्ति एवं उत्तरवर्ती प्रमाणों से प्राबल्य निर्धारित किया गया है। अब इसके बाद हम स्थान प्रमाण की चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।